नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत भारत के संविधान के टॉपिक में संवैधानिक विकास का प्रक्रिया का आज भाग 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट जैसे अधिनियमों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है और आज का जो प्रमुख टॉपिक है 1813 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं इस एक्ट में कौन कौन सी प्रमुख बातें थी। ब्रिटेन के संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को इस एक्ट के माध्यम से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्षेत्र पर अधिकार 20 वर्षों के लिए क्या हो गया, बढ़ गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी का अधिकार भारतीय भूभाग पर, ब्रिटिश प्रांत पर 20 वर्षों के लिए बढ़ गई इस एक्ट के माध्यम से। दूसरी बात देखते हैं, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार, अफीम के व्यापार, ये तीनों व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है, एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छे से समझना है, चाय का व्यापार को छोड़ करके, चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, अफीम की व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी भारतीय क्षेत्र पर व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन के अन्य जो व्यापारी है उनके लिए भारत का व्यापार खुला छोड़ दिया। अन्य व्यापारी भी कुछ लाइसेंसी शर्त के माध्यम से भारत में अब अपना व्यापार स्थापित कर सकते थे। यह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारतीय भूभाग पर क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। अब इस एक्ट के माध्यम से यूके के अन्य व्यापारियों के लिए खुली छूट हो गया, वह भी भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर व्यापार कर सकेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लूट चल रही थी, अब अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी भारत के भूभाग लूटने के लिए खुला छोड़ दिया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसके पीछे दो रीजन बताया जाता है। एक रीजन है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का शक्तिशाली सेना नायक है और उन्होंने अपने दम पर पूरे यूरोप में दबदबा स्थापित कर लिया था। उन्होंने एक सिद्धांत यूरोप में लागू किया था, महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से पूरे यूरोप में यूके का घेराबंदी प्रारंभ कर दिया। यूके इनका प्रमुख शत्रु था, ब्रिटेन जो है फ्रांस का प्रमुख शत्रु था। तो यूके के व्यापार को नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अर्थात ब्रिटेन के व्यापारी जो है, जो फ्रांस के अधीन देश थे, महाद्वीपीय सिद्धांत का जो समझौता किए थे नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, वो अब ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। सीधा सीधा बात है, नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन की व्यापार को यूरोप में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। तो इस वजह से ब्रिटेन के व्यापारी घबरा गए और उन्होंने ब्रिटेन की संसद से मांग किया कि यूरोप में तो हमारी घेराबंदी चल रही है, किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो हमें भारतीय भूभाग पर व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है। तो इस आधार पर ब्रिटेन की संसद ने 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए अन्य ब्रिटिशियस व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिए। दूसरा चीज थी, यहां औद्योगिक क्रांति आया था। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण से ब्रिटेन में जो माल है, उद्योग धंधे से बनने हुए माल का मात्रा बढ़ गया था। उनको नए भौगोलिक क्षेत्र की तलाश थी जहां पर अपने ब्रिटेन के व्यापारी खपा सके। तो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तम कोई क्षेत्र नहीं था जहां ब्रिटेन के व्यापारी अपने माल को खपा सके। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त करके सभी
ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। मात्र चाय का व्यापार चीन के साथ और अफीम का व्यापार, ये तीनों एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास थी, जिसे 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया। यह भी अधिकार बाद में समाप्त कर दिया। फिलहाल चाय, चीन और अफीम का एकाधिकार बना रहा। तीसरी बात हम देखते हैं लाभांश। कंपनी के शेयर होल्डर की लाभांश जो है तय किया गया। भारत के राजस्व से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकम हो रही थी, भारतीय राजस्व पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनकम हो रही थी, उसमें कंपनी का शेयर होल्डर का लाभांश को फिक्स किया गया। 10.5% लाभांश अब शेयर होल्डरों को प्राप्त होंगे। भारतीय राजस्व से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी, देश के भीतर कमाई करेगी, उसमें लाभांश जो उसके शेयर होल्डर है, भागीदारी है, उनके लिए कितना प्रतिशत तय किया गया? 10.5% किया गया। यह है तीसरी पॉइंट। अब हम 13 के चार्टर एक्ट की हम चौथा बिंदु को देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी शासित क्षेत्र में पहली बार यूके के राजा अर्थात ब्रिटेन का राजा की प्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। पहली बार ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को भारतीय क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किए गए। मतलब साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपने शासन को चला रहे थे, वहां पर यह संदेश बैठाया गया कि ये जो राज ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, वास्तव में यह राज किसका है? ब्रिटेन क्राउन का राज है। उसकी प्रभुता के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। यह चौथा बिंदु थी। पांचवा बिंदु देखते हैं, ईसाई मिशनरियों के लिए भारतीय क्षेत्र में धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख प्रावधानों में से एक है, जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बना है बुलेट पॉइंट के रूप में, कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का छूट दिया गया। धर्म प्रचार करने की छूट गई, अर्थात जितने भी ईसाई मिशनरी थे, अब वो भारत आकर के ईसाई धर्म से संबंधित अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसी के तहत ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में अपना एक हेड ऑफिस भी बना लिए थे। कहां हेड ऑफिस बना लिया था? कलकत्ता में। ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में हेड ऑफिस बना लिया। ईसाई मिशनरियों को पहली बार खुली छूट दिया गया कि वो भारत आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और यहीं से धर्मांतरण की भी शुरुआत मानी जाती है। अब हम देखते हैं पांचवा बिंदु, भारतीय राजस्व से, कंपनी के भारतीय राजस्व से शिक्षा के लिए, भारतीय क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजस्व में से 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए क्या किया गया? प्रावधान किया गया। शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 खर्च प्रति वर्ष करेगी भारतीय राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां? भारतीय भूभाग पर, कंपनी शासित क्षेत्र पर। अंतिम बिंदु देखते हैं इस एक्ट का, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको और अधिक परिभाषित किया गया। कंपनी की 2 कंट्रोलर बॉडी थी, एक गवर्नेंस बॉडी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD, और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है कंपनी की प्रशासनिक कार्यों को, राजनीतिक क्षेत्र की प्रशासन को देखने का कार्य किया गया। तो इनको और अधिक परिभाषित किया गया इस एक्ट के माध्यम से। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके माध्यम से स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। भारतीय क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। तो इनको और अधिक परिभाषित किया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो ये हुई 1813 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान। एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो इसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल है उसको भारतीय क्षेत्र में जो अधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी प्रमुख बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बने हैं, चाय, चीन और अफीम के व्यापार, चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इस चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अन्य ब्रिटिशियस व्यापारियों के लिए भारतीय क्षेत्र पर क्या कर दिया गया, अधिकार प्रदान किया गया, वो व्यापार कर सकते हैं। इसका कारण क्या था, यूरोपीय उपमहाद्वीप में महाद्वीपीय सिद्धांत चल रहा था, नेपोलियन का दबदबा था, यूके को चारों ओर से घेर लिया था, उनका व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था, अन्य देश उनसे व्यापार नहीं कर सकते थे, तो वहां के व्यापारी फड़फड़ा रहे थे, उनको नए भौगोलिक क्षेत्र की जरूरत थी जहां वो अपना व्यापार कर सके। तो इसी उद्देश्य से ब्रिटेन के ताज ने अन्य व्यापारियों के लिए इस एक्ट के माध्यम से खोल दिया। अब वो भारत में कुछ लाइसेंसी व्यवस्था के माध्यम से भारत में व्यापार कर सकेंगे। दूसरा चीज है, वहां औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उद्योग धंधे पनप रहे थे, तो उनका माल को खपाने के लिए एक नए क्षेत्र की जरूरत था। चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जब तक उनको समाप्त किए बिना वहां के व्यापारी जो है यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आ सकते थे। तो ये प्रावधान थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तीसरा चीज है लाभांश, देखते हैं। जो भारतीय राजस्व में कंपनी को लाभांश होगा उसमें शेयर होल्डरों की, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भागीदार हैं शेयर होल्डरों की, उसकी लाभांश को तय किया गया, उनको 10.5% जो है इस राजस्व से प्राप्ति होगी। चौथा बिंदु हम देखेंगे, कंपनी शासित क्षेत्र में यूके की राजा की प्रभुता को पहली बार स्थापित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा है तो उसके पीछे कौन है, ब्रिटेन का ताज ही है, ब्रिटेन की राजा का ही हाथ है, उसी के माध्यम से वो कंपनी शासित कर रहा है। चौथा बिंदु इसके अंतर्गत, पांचवा बिंदु देखते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की खुली छूट प्रदान की गई। पांचवा चीज है, भारतीय राजस्व से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। भारत में जो राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करेगी उस राजस्व में से 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और अधिक परिभाषित किया गया, जिसकी स्थापना 1784 के पिट्स एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। जय हिंद, जय भारत।